संदेश के तत्वों में चौथा तत्व आता है श्रोता या ग्रहणकर्ता या रिसीवर। हमने 3 तत्वों के बारे में पहले पढ़ा। पहला तत्व होता है प्रेषक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है संचार का माध्यम और चौथा होता है श्रोता। श्रोता यानी जो भी आपको जानकारी दे रहे हो, संदेश भेज रहे हो, जिस माध्यम से भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो सॉरी, वो होता है आपका श्रोता। श्रोता बहुत ही प्रमुख कड़ी है संदेश की, क्योंकि यदि हमने कोई संदेश दिया, हमने बहुत ध्यान से संदेश लिया, देखा, पढ़ा, जो देने वाला प्रेषक है उसने बहुत मेहनत करी, जो उसने संदेश को बहुत अच्छे रूप में ढाला, संचार का माध्यम भी उसने बहुत अट्रैक्टिव लिया, है ना, उसने सब चीज़ें बहुत अच्छे से करी। उसके पहले के जो 3 तत्व थे संचार के, उसमें पूरा वर्क उसने काम किया, हार्ड वर्क किया कि अब जो है मेरी जानकारी श्रोता तक पहुंच पाएगी। अब जब श्रोता जो है वो श्रोता के पास यदि जानकारी पहुंच रही है और श्रोता उसको सुनना नहीं चाहता है, तो आपका पहले का जो भी कार्य है वो निल हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि संदेश उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो आपको पहले ये देखना है कि आप जो संदेश दे रहे हो किस श्रोता को दे रहे हो। श्रोता बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है, बिना श्रोता के संदेश या संचार पूरा हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कई बार क्या होता है कि गांव के लोगों को हम जाते हैं, मैंने देखा कि एक एग्जांपल उसमें आया था कि टमाटर से सॉस कैसे बनाई जाए। ठीक है, गांव के लोगों में जाके हमने बताना शुरू कर दिया कि भाई सॉस बनाने के तरीके हम आपको बताएंगे, टमाटर कैसे सॉस बना सकते हो, और टमाटर की सॉस कब बना सकते हैं, जब टमाटर सस्ता होता है। ठीक है, अब हम गांव में गए, उन्होंने कहा गांव में हमारे तो टमाटर उगता ही नहीं मैडम जी, हम क्यों सुनेंगे आपकी बात, हमारे क्या फ़ायदा। या हमने उनसे कृषि की बात करने के बोले मैडम जी हमारे पास तो भूमि नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, हम तो इतने गरीब है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम उगा ही नहीं पाएंगे, या हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास कुआं नहीं है, सूखा पड़ गया, इस बार हमने कुछ बाया नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को यदि मैं ये जानकारी दूँ कि उन्नत तरीके से खेती कैसे करें, तो उनके लिए यूजलेस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि आपको कोई संदेश देना है तो किस व्यक्ति को देना है, उसके लिए कितना वो महत्वपूर्ण संदेश है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद वाला है या नहीं है। अब जैसे आप लोग 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं, आपके कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लगता है, तो मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ तो आप उसको सुनेंगे। लेकिन यदि मैं आपको आज कह देती हूँ कि ये कम्युनिकेशन वाला टॉपिक जो है वो सिलेबस में से हट गया है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसको सुनना पसंद करेंगे। कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए आगे उपयोग में आने वाली चीज़ नहीं है। तो हमें बहुत जो संचार की जो इम्पोर्टेंट कड़ी होती है वो होता है श्रोता। श्रोता कितने तरह के होते हैं? जैसे उच्च स्तरीय श्रोता। उच्च स्तरीय श्रोता होता है जिसको आप जो कहें वो सुनने के लिए तैयार होता है, जैसा कुछ कह दें, जैसे, लेकिन उसको खुद की जानकारी भी होती है। आप उसको उल्लू नहीं बना सकते हैं, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आपको जो जानकारी देनी होती है वो साइंटिफिक तरीके से देनी होती है। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे कहोगे कि ऐसा करा, ये देखो ऐसा हो गया। नहीं, आपको साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इस तरह की श्रोता कहलाता है उच्च स्तरीय श्रोता। यानी जो भी आपको अपनी बात कहनी है वो तर्कपूर्ण तरीके से कहनी है, और उस तर्क को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा काम हमने ऐसे किया है। तो उच्च स्तरीय श्रोता वो होता है। दूसरा होता है विशिष्ट श्रोता। विशिष्ट श्रोता उसको कहते हैं जो विशेष प्रयोजन से बना होता है, विशिष्ट श्रोता। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सिर्फ बात को बिगाड़ने के लिए बैठे हुए होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो उसको पूरा मन से ग्रहण करते हैं। तो विशिष्ट श्रोता वो होता है कि जो आप बात कह रहे हो उसको पूरा ध्यान से सुनता हो, वो कहलाता है विशिष्ट श्रोता। और आपने विशेष लोगों को चयन किया है। जैसे मान लीजिए गांव में 50 लोग थे, आपने 50 में से 10 लोगों को बुला के ये बोला कि हमें आप इन सब में से बहुत अच्छे लोग लगे, समझदार लगे, आप हिंदी की भाषा को भी समझते हो, आपकी थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी अच्छा है, हमें लगता है कि हम आपको जो जानकारी देंगे वो आप और लोगों तक पहुंचा पाओगे और आपके व्यवहार में परिवर्तन करेगी, आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आपने जो उन 10 लोगों को सिलेक्ट किया वो हो गया विशिष्ट श्रोता। नेक्स्ट आता है लक्ष्य श्रोता। लक्ष्य श्रोता है टारगेट समूह। टारगेट समूह यानी आपको ये बात किन लोगों को कहनी है वो कहलाती है टारगेट समूह। टारगेट समूह का अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि
धात्री महिलाएं जो कि दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, स्तनपान की के बारे में हम उनको जानकारी दे सकते हैं। तो हमारे लिए टारगेट हो गया दूध पिलाने वाली माताएं। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, आपका संदेश किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित तो आपका टारगेट हो गया महिलाएं, बच्चों से संबंधित तो आपका टारगेट हो गया बच्चे, पुरुषों से संबंधित है तो आपका टारगेट हो गया पुरुष, एक पर्टिकुलर किशोरावस्था के लिए है तो आपका टारगेट हो गया किशोरावस्था वाले लोग। तो ये लक्ष्य श्रोता होते हैं जिनका एक स्पेशल टारगेट होता है, उनको भी लगता है कि हमें ये बात सीखनी है और सामने वाले को भी होता है कि हमें ये बात उनको सिखानी है। फिर होता है सामान्य श्रोता। सामान्य श्रोता उनको कहते हैं जो श्रोता जिसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है ना, नाम होता है। जैसे अभी कोविड में जब हम फ़ोन मिलाते हैं मोबाइल पे तो हमें एक वो मैसेज सुनाई देता है, तो वो मैसेज किन लोगों को दिया जा रहा है? एक सामान्य श्रोता को दिया जा रहा है। उनमें से कई लोग होंगे जो उस मैसेज की एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, कई होंगे जो उस मैसेज को सुन लेंगे लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, और कई होंगे कि जब तक वो मैसेज बोलता है तब तक फ़ोन को साइड में रख देते हैं कि पहले इसको बोलने तो उसके बाद हम सुनेंगे। ठीक है, तो ये होता है सामान्य श्रोता जो बात को सुनेगा और फीडबैक दे नहीं दे इसकी अलग बात होती है। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था फीडबैक, पुष्टि। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें प्रतिपुष्टि की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है, संचार के लिए स्पेशली। जैसे आप सिंपल अपने घर में कोई काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, आपने कोई काम के रख लगा तो आपको उम्मीद होती है कि आपकी मम्मी के वेल डन, वेरी गुड, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, दैट इज़ प्रतिपुष्टि, फीडबैक। या आपने ये अच्छा नहीं किया है, आपके ये साफ नहीं किया आपने, जो भी चीज़ होती है ये कहलाता है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। संचार की जो कंप्लीट करने के 4 तत्व होते हैं संचार के, प्रेषक, फिर होता है संदेश, फिर होता है संचार का माध्यम, फिर होता है रिसीवर। इन चारों को जब तक चौथा रिसीवर इसका फीडबैक नहीं देता है तो संचार कंप्लीट नहीं माना जाता है। मतलब सरकार ने कोई नियम बनाया, उस नियम को यानी संदेश को टीवी के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया। अब आम लोगों ने टीवी ऑन ही नहीं किया, प्रतिपुष्टि नहीं मिलेगी, फीडबैक नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि यही मैं आपको ऑनलाइन के बजाय आमने सामने वाली क्लास में होती तो मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के बता सकती थी कि आप इस बात को सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा होता तो मैं बात में परिवर्तन लाकर या कुछ इंटरेस्ट पैदा करके आपको वापस से अपनी लाइन पर ले आती। लेकिन इस समय मुझे प्रतिपुष्टि नहीं मिल रही है कि आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप मेरे लेक्चर को किन भावनाओं के साथ सुन रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन तो एक ही टोन में एक ही तरीके से चल रहा है कि हाँ भैया मेरे को अगली बात बोलनी है, इसके बाद अगली बात बोलनी, चाहे आप उसको सुनने में इंटरेस्टेड है चाहे ना हो। तो फीडबैक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। फीडबैक की विशेषताएं क्या होती है? फीडबैक सोच से ही शुरू होता है, सोच पर ख़त्म होता है। इसमें क्या होता है, फीडबैक सोच से शुरू होता है। फीडबैक क्या होता है, जब भी मैंने बताया ना, जैसे यदि आप मेरे सामने बैठकर सुन रहे होते हैं तो आपके जो चेहरे के भाव जो बदल रहे होते हैं, अपनी सोच में जो परिवर्तन ला रहे होते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि इनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मुझे क्लास खत्म कर देनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप बिल्कुल मेरे सामने नोटिंग कर रहे होते हैं, सिर को हिला रहे होते हैं और बिल्कुल ध्यान से देख रहे होते हैं, तो मैं समझ जाती कि आपको पूरी बात समझ में आ रही, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो फीडबैक क्या है, जो सोच से शुरू होता है सोच पे खत्म हो जाता है। फीडबैक भिन्न भिन्न संप्रेषण में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग कम्युनिकेशन में अलग अलग तरीके से फीडबैक होता है। जैसे मैंने बताया आमने सामने यदि वार्तालाप हो रही है तो फेशियल एक्सप्रेशन फीडबैक हो गया। अभी आप और मैं कितना समझ पा रहे हैं इसका फीडबैक मुझे पता है कैसे पता चलेगा, जब मैं थोड़े टाइम बाद इसके ऊपर बेस्ड आपको असाइनमेंट दूंगी और असाइनमेंट को सॉल्व करके आपको मुझे विदिन 10 मिनट्स देना होगा, तब आपको लगेगा, तब आपका होगा फीडबैक कि जो मैंने इतना पढ़ाया या मैंने अपने लेक्चर अपलोड किए उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ या आपने उसको कितना ध्यान से सुना। तो हर फीडबैक जो है वो हर तरीके में, हर प्रोजेक्शन में, हर संचार में अलग अलग होता है कि संदेश कैसे दिया जा रहा है या क्या संदेश दिया जा रहा है, उसके हिसाब से फीडबैक होता है। फिर आता है फीडबैक संप्रेषण के स्रोत को प्रभावित करता है। जैसे कि कहाँ से फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से फीडबैक प्रभावित करता है कि आपका संप्रेषण कैसे हो रहा है, आप संचार अपना कैसे कह रहे हैं, अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। तो उस हिसाब से स्रोत जो आपको जानकारी दे रहा है रिसीवर, जैसे मैंने बताया कि यदि आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आएंगे तो मैं अपनी बात को बदल दूंगी और मुझे लगेगा आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो स्रोत कौन हो आपके लिए? मैं, और मैं अपने आपका जो फीडबैक है वो मुझे प्रभावित कर रहा है।
फिर भविष्य के संदेशों पर नियंत्रण करता है। मुझे पता चलेगा कि मेरे इस कम्युनिकेशन को इसके कितने लोगों ने व्यू किया है, इस चैप्टर को कितने लोगों ने व्यू किया, तो मैं उस हिसाब से अपना नेक्स्ट चैप्टर है प्रिपेयर करूँगी। यदि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे ठीक लगेगा, यदि कम आएंगे तो मुझे लगेगा इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। फीडबैक संचार प्रणाली में स्थायित्व संतुलन बनाए रखता है। बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने में फीडबैक अपने आप उपयोग है। फीडबैक के बिना कोई भी संचार कंप्लीट नहीं हो सकता है।